हेलो दोस्तों, आइडिया फ्री एजुकेशन सेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय साहू आइडिया फ्री एजुकेशन सेल का एक ट्यूटर हूँ और मैं आप लोगों को DGMS के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजरशिप एग्ज़ाम के लिए लेजिस्लेशन पेपर से मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि मैं आप लोगों को मैनेजमेंट के कंटेंट्स को अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे आप एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हमारा आइडिया फ्री एजुकेशन सेल का शुभारंभ 10 जनवरी 2021 को आइडिया फ्री एजुकेशन सेल के अध्यक्ष श्री N रजक सर ex-DDG DGMS के द्वारा किया गया है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने रजक साहब का वो स्टार्टिंग वीडियो नहीं देख पाया है। अगर नहीं देख पाया है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें रजक साहब ने एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम में पास होने का तरीका, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से बताया है। उनका एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, ये DGMS का एग्ज़ाम अभी MCQ पैटर्न पर हो रहा है, मगर सिर्फ MCQ क्वेश्चन और आंसर का तैयारी करके एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता है। आज भी आपको MCQ क्वेश्चन तैयार करने के लिए टेक्स्ट और थ्योरीज पढ़ना ही होगा। मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रहा था कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो अभी से लेकर के एग्ज़ामिनेशन के समय तक, समय चूँकि काफ़ी कम है, कम ही समय में हमें प्रिपरेशन कर लेना है। तो जो प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए, उसमें अगर हमारे पास 100 डेज है या 100 आवर्स हम कहें, हमको तैयारी करने के लिए 100 घंटे हमारे पास हैं, तो उस 100 घंटे में 20 घंटे आप MCQ टाइप क्वेश्चनरीज के लिए दीजिए और बाकी के 80 घंटे आपको टेक्स्ट और थ्योरीज पे देनी चाहिए। क्योंकि वो टेक्स्ट और थ्योरीज जब आप पढ़ेंगे तो उसी में से आपके सारे क्वेश्चंस की तैयारी होंगे। अगर आप सिर्फ MCQ क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा तो आप कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए, वो सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। इसलिए टेक्स्ट की तैयारी कीजिए, थ्योरीज की तैयारी कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब आइए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है मैनेजमेंट। मेरे पास सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं क्या है सिलेबस। माइन मैनेजमेंट पार्ट से जो टॉपिक आए हैं उसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फिर है पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, माइनिंग एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट फॉर माइनिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ये हमें मैनेजमेंट के सिलेबस के तहत पढ़ना है। तो ये 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक का तैयारी हम ऐसा करें कि एग्ज़ाम से पहले हमारा सभी टॉपिक कवर हो जाए और हमारी तैयारी पूरी हो जाए।
तो चलिए अब शुरू करते हैं मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सिलेबस में आ रहा है, इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मतलब मैनेजमेंट क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक सिंपल सी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहूँ 2 या 4 शब्दों में कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेज ए जॉब इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी 4 शब्द में एक इसका डिफिनेशन आप लोगों को बता दिया, बाकी इसके और भी इलैबोरेशन है। मैनेजमेंट कहने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, ये अपने आप में एक चैप्टर भी है और अपने आप में एक मोटी बुक भी है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस रूप में समझना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हम DGMS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम तैयारी ऐसी करें कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही तैयारी हो, हम अननेसेसरी डीप में घुसने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर हम डीप में घुसेंगे तो तैयारी हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट, टू डू ए जॉब, टू मैनेज ए जॉब इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसको एक हम सेंटेंस के रूप में इसको डिफाइन कर देते हैं। मैनेजमेंट क्या है? सेट अ गोल एंड अचीव इट यूजिंग रिसोर्सेस इन टाइम एंड इकोनॉमिकली। ये मैनेजमेंट का फुल डिफिनीशन हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। एक और मैं छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ रहे हैं, आगे हम इसके बारे में डीप में घुसेंगे। इससे पहले मैनेजमेंट का ब्रीफ एक जानकारी लोगों के मन में आ जाना चाहिए। अब मैंने ये अक्सर देखा है, और ख़ास करके जिस समय मैं भी मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं देखता था कि मुझे लगता था कि मैनेजमेंट कहने से तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट क्या है, अरे हाँ बस हो जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि आप लिखिए मैनेजमेंट के बारे में, इसका डिफिनेशन के बारे में, तो लिखने में थोड़ा सा कलम रुकने लगता है, इसलिए इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ मैनेजमेंट के बारे में। चूँकि हम लोग कोल माइन से संबंधित हैं, तो मैं एग्जांपल भी एक कोल माइन से लेता हूँ। एक मैं गोल सेट करता हूँ, उसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसको मैं डिफाइन करूँगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है। सपोज एक टारगेट है हमारा, एक गोल है, अंडरग्राउंड कोल फेस से 100 टन कोयला प्रोड्यूस कर उसे हमारे सरफेस पे जो बंकर है उस बंकर तक पहुंचाना। एक गोल सेट हो गया। अब फेस से कोयला प्रोड्यूस कर बंकर तक पहुंचाना है, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या तैयारी करना होगा, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फेस से कोयला प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोयला तो हार्ड रॉक के रूप में है, उसे सबसे पहले ब्लास्टिंग करना होगा। तो ब्लास्टिंग के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव, शॉर्ट फायरर, गार्ड्स, और उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें, एक्सप्लोडर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने उस कोल फेस में कोयला का ब्लास्टिंग कर दिया, कोयला टूट गया। अब कोयला टूटने के बाद उसको बंकर तक ले जाना है, तो बंकर तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन का कई मीन हो सकता है, बेल्ट कन्वेयर हो सकता है, चैन कन्वेयर हो सकता है, हॉलेज सिस्टम से हो सकता है, टब के द्वारा। और उससे भी पहले इन सभी कन्वेयर सिस्टम में हमारा कोयला लोड कैसे होगा? तो लोड करने के लिए हमें
या तो LSD का उपयोग करना होगा या HDL का उपयोग करना होगा। सपोज हम LSD का इस्तेमाल करते हैं, कोयला उठा करके सूट के माध्यम से हम बेल्ट कन्वेयर पर रख देते हैं और हमारा कोयला बेल्ट कन्वेयर के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग होकर के सरफेस बंकर तक चला जाता है। उस कोयले का ट्रांसपोर्टिंग हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 100 टन का कोयला सरफेस बंकर में नहीं आ जाता है। 100 टन कोयला मेरा सरफेस बंकर में आ गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, एक गोल सेट किया कि हमें इस पार्टिकुलर अंडरग्राउंड के फेस से 100 टन कोयला निकालना है और सरफेस बंकर तक पहुंचाना है। कोयला फेस से और बंकर के बीच में हमने क्या किया, हमने सारे कार्य को मैनेज किया। कैसे मैनेज किया? कोयला ब्लास्ट करने के लिए उसका हमने जो व्यवस्था किया वो एक मैनेजमेंट का पार्ट था। कोयले को जो ब्लास्टेड कोयल है उसे उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर लोड करने के लिए हमने जो व्यवस्था की HDL या LSD की, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट था। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमने बेल्ट कन्वेयर लगाया या चेन कन्वेयर लगाया या टब लगाया, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट था। और फाइनली हमने उसे सरफेस के बंकर तक पहुंचाया। तो इस तरह का मैनेजमेंट होता है। आई होप कि अब इस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। और अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको मैनेजमेंट का डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट अगर रह जाती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेरी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अब इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद हम सिलेबस में देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का विकास क्रम। मैनेजमेंट का विकास कैसे कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुआ इसका, और आज कहाँ तक पहुँचा, ये इसका विकास क्रम हुआ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मैनेजमेंट है ये कोई आज से 1 साल पहले या 100 साल पहले या 1000 साल पहले इसका शुरुआत नहीं हुआ। मैनेजमेंट बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले से चला आ रहा है। ये बात अलग है कि हम या हमसे पहले जो लोग थे वो समझ नहीं पाते थे कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। ये जो मैनेजमेंट है हमारे साथ तब से चला आ रहा है जब से इस धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन आया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि ये कैसे इतना पुराना है। आप लोगों को याद होगा या ध्यान में होगा, जब हम लोग क्लास 5, 6 या 7 वगैरह में पढ़ा करते थे तो उसमें हमने सिविक्स या हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। उसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पत्थरों को आपस में घिसकर चिंगारी पैदा किया गया और उससे कुछ सूखे पत्तों में चिंगारी से आग लग गई। इस तरह से आग का जन्म हुआ। तो वो क्या था, जो हमने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा, घिसा, उससे चिंगारी पैदा हुई, वो क्या था? वो एक मैनेजमेंट ही था। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट कितना पुराना है और कब से चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट जब लोगों ने समझना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, वो काफ़ी समय के बाद हम लोगों ने जाना और मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लोगों को लगा कि नहीं, इस तरह का जो मैनेजमेंट का हम अपने अगर लाइफ में इस्तेमाल करें तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो सकता है। तो उसके बाद मैनेजमेंट का शुरुआत हुआ और शुरुआत होने के बाद उस पर समय के अनुसार धीरे धीरे बदलाव आते गया और वो मैनेजमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और आज के समय में
मैनेजमेंट इस तरह से हावी हो गया है कि हम अपने लाइफ में 24 आवर इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज हर समय हर पल मैनेजमेंट करते हैं। आप कोई भी काम या सभी व्यक्ति कोई भी काम जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को पांच कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है समय के अनुसार, जिसमें पहला है क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा इसका विकास क्रम है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, चौथा है सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट और पांचवा है कॉन्टीजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 मैनेजमेंट का विकास क्रम है। इन 5 स्टेजों में मैनेजमेंट विकसित हुआ और इनका मैं टेनर आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा जो मैनेजमेंट जो डिसिप्लिन के रूप में यूज होने लगा, ये 19th सेंचुरी के लास्ट में एग्जिस्ट हुआ। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड भी है, समझने का चीज़ है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसी को भी बोर नहीं होना चाहिए। अगर बोर होते हैं तो 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, रिलैक्स हो लीजिए, क्योंकि अगर आप बोर होइएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। 5 स्टेज में इसका विकास क्रम हुआ जो आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद जो सिलेबस में आता है वह है आपका मैनेजमेंट का थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। ये थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस क्या है? तो ये जो मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का विकास क्रम बताया, पांच विकास क्रम बताया, इन 5 विकास क्रमों में ये किस किस थ्योरीज पर काम करता है या कैसे कैसे काम किया, ये इसकी थ्योरीज है। जैसे जो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि चूँकि हम और आप माइनिंग से संबंधित है, माइनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। माइनिंग के अधिकांश क्वेश्चंस में उसका 30 to 40% आंसर छिपा होता है। जैसा कि मैंने मैनेजमेंट आपको बताया था, मैनेजमेंट मैनेज अ वर्क, उस क्वेश्चन में ही आंसर है कि मैनेजमेंट क्या है। इसका जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, विकास क्रम जो है, उसका पहला टॉपिक था क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल अप्रोच क्या है? जैसे कि हम लोग कभी कभी गाने वगैरह सुनते हैं या उसका कलेक्शन करके रखते हैं, उसमें हम लोग रखते क्या है? क्लासिकल सॉन्ग्स। मतलब क्लासिकल मतलब बहुत पुराना। तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट ये भी मैनेजमेंट का सबसे पुराना या कहें कि सबसे पहला तरीका था। इस तरह के मैनेजमेंट में क्या किया जाता था जिसकी वजह से इसको क्लासिकल अप्रोच रखा गया। तो ये जो मैनेजमेंट था, इसमें पहले का जो कार्य करने का तरीका था या जो ऑर्गेनाइजेशन था, उस कार्य करने के तरीके को और इफेक्टिव तरीके से किया जाने लगा इस क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है। अब इसके भी सब पार्ट हैं क्लासिकल अप्रोच में। इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसके थ्योरीज हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये जो हमारा 5 इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? तो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करते हुए मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया और उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का पद्धति सामने आया। इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत जो
भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, मैंने आपको बोला था कि माइनिंग का कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसका आंसर होता है। ये जो सेकेंड एरा था इवोल्यूशन का, उसका नाम है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का स्टडी करते हैं ताकि उस स्टडी से हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ें थी बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में। इसके भी 2 पार्ट हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा जो अप्रोच हुआ मैनेजमेंट का, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। फिर से एक बार, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, इस मैनेजमेंट के तहत हम किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें जो था एक जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होती है, उस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन और उसका आंसर उसी में। क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैंने ये जो कलेक्शन किया है बहुत ही शॉर्ट में और एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी किया है इसका आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को समझा सकूं। किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आपके सामने आएगा तो आप उसका आंसर तुरंत पकड़ लीजिएगा। क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थर्ड नंबर। चौथा नंबर था सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या है? किसी भी काम को मैनेज करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बना दीजिए। अगर सिस्टम हमारा अच्छा बन गया तो सिस्टम खुद से वर्क करेगा, आपको फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक सिस्टम की बात करें, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसा कोल इंडस्ट्री, हमारी जो कोल इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर पर ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे एक हमारा कोई छोटा सा 100% एम्प्लॉयड है, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है 100% में से 70-80 लोग ऐसे होते हैं जो अपने इच्छा से, चूँकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए कार्य करते हैं। 20% लोग ऐसे भी होते हैं या 15% लोग ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और काम भी वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। आए, अटेंडेंस बन गया, सैलरी तो उनकी बनेगी, काम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक सिस्टम है जिसमें 100% आदमी में से 80% आदमी काम कर रहे हैं, 20% आदमी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 80% आदमी 100% आदमी का कार्य को फुलफिल कर रहे हैं। इसको एक तरह से हम लोग बैड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इसका गुड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? हम ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें अगर हमारे पास 100% एम्प्लॉयड हैं तो हमारा 100% पर्सन या व्यक्ति जो है वो कंपनी हित में या राष्ट्र हित में 100% योगदान करे। जिस दिन हम ये सिस्टम बनाएंगे हमारा सिस्टम फुल फ्लेज हो जाएगा और ये सिस्टम होगा हमारा गुड सिस्टम। तो ये हुआ आपका चौथा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का एरा, जिसमें था सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। एक सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम आप बना दीजिए। सिस्टम बनाने में समय लगेगा,
लेकिन जब आप सिस्टम बना दीजिएगा तो सिस्टम आगे चल के आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा, आप उसको बैठ करके रिव्यू करते रहिए। एक जो हमने एग्जाम्पल दिया 100% का, वो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर रख दीजिए जो उनके वर्क को सुपरवाइज करेंगे। फिर उनके ऊपर आप एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी रख दीजिए या रिव्यूइंग अथॉरिटी रख दीजिए जो वर्कर्स, सुपरवाइजर और उसके ऊपर जो हमारा काम हो रहा है उसको रिव्यू करें कि हमारा काम हमारे सेट गोल के अनुसार हो रहा है कि नहीं, या अगर गलत हो रहा है तो उसको चेंज किया जाए, तरीका को चेंज किया जाए। ये हुआ सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद 5वां जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का क्रम है वो है कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ये किस तरह का मैनेजमेंट होता है? ये मैनेजमेंट होता है कि हम कैसा मैनेजमेंट करें, तो हम ऐसा मैनेजमेंट करें जिसमें समय जो हमसे डिमांड कर रहा हो या सिचुएशन जो हमसे डिमांड कर रहा हो, सिचुएशन का जो डिमांड है, जिस तरह का मैनेजमेंट का डिमांड सिचुएशन कर रहा है उस तरह का मैनेजमेंट किया जाए। इस तरह के मैनेजमेंट को कहा जाता है कॉन्टिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बताया। और भी आगे की चीज़ें हैं जिनको मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये क्लास पसंद आया हो। अगर आप मेरे क्लास में और किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा अपना सजेशन भेज सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अपने इस क्लास को या आगे आने वाले क्लास को और अच्छे से इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने रख सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।